गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दी अपक्रू CSE एकेडमी। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ देख ही रहे होंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में मैं तो आप लोग को बताऊँगी ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि मैंने आप लोगों से UPSC की स्ट्रेटजी वाली क्लास में बताया था कि मैं आप लोगों को इकोनॉमी पढ़ाऊँगी, और हमारी जो UPSC 2023 के एग्ज़ाम की जो श्रृंखला है वो जो सबसे पहले स्टार्ट होगी दो विषयों से। एक हो गया आपका भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी, और दूसरा आपका रहेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो उससे पहले आप लोग रिलैक्स हो जाइए और अपना कॉपी और अपना पेन अपने पास रखिए, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारे UPSC के एग्ज़ाम में क्या इसका सिलेबस निर्धारित किया गया है, पाठ्यक्रम क्या इसका डिसाइड किया गया है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं अपना ओन सिलेबस जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी शुरुआत से लेकर के अंत तक का, वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो लिखी हैं, सबसे पहले अगर हम उसके ऊपर चर्चा करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो क्लास जो हमारी है वो किसके ओरिएंटेड है, आप सभी जानते हैं UPSC CSE 2023 के ओरिएंटेड की हमारी ये क्लास है, जो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा मिल रहा होगा इंडियन इकोनॉमी स्ट्रेटजी क्लास यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था रणनीतिक क्लास। आज के क्लास में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, मैंने आपसे ऑलरेडी बताया। अब देखिए, अगर बात की जाए इंडियन इकोनॉमी की, तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के GS पेपर के लिए। यानी कि जैसा कि कल मैंने आपको बताया था स्ट्रेटजी वाली क्लास में कि प्रीलिम्स के दो पेपर होते हैं। पहला होता है GS का पेपर, जिसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं GS के, जिसमें से एक आपका इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस सेक्शन में। और अगर आप बात करें पिछले कुछ सालों की ट्रेंड्स की, या फिर आप इस साल का अगर पेपर देखे होंगे इकोनॉमी प्रीलिम्स का, UPSC प्रीलिम्स का, तो आपने देखा होगा कि इकोनॉमी से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। और समय के साथ साथ इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का UPSC में जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो उसी के लिहाज से हम यहाँ पर पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि इकोनॉमी का जो सब्जेक्ट है वो प्रीलिम्स में GS के पेपर में इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ ही साथ इकोनॉमी का सेक्शन हमारे मेंस के एग्ज़ाम में भी इक्वली इम्पॉर्टेंस रखता है, या आप कहिए कि उससे ज़्यादा ही रखता होगा, कम बिल्कुल नहीं रखता है। GS का पेपर 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है GS का पेपर 3। जब हम बात करते हैं मेंस के एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले आपका ऐसे का पेपर आता है, उसके बाद आपके GS के 4 पेपर आते हैं, जिसमें से GS का जो पेपर 3 है उसमें आपके कुछ सब्जेक्ट हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, जिसमें आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है, साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, और उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट है और इंटरनल सिक्योरिटी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इकोनॉमी भी पेपर 3 का पार्ट है, तो आप देख सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसीलिए इकोनॉमी का जो सेक्शन है वो हमारे UPSC के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब चूँकि महत्वपूर्ण है तो इसका UPSC ने कुछ न कुछ सिलेबस ज़रूर डिसाइड किया होगा, ज़रूर निर्धारित किया होगा, बिल्कुल किया है। वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। देखिए, सिलेबस 2 टाइप के होते हैं। जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ने जाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन एकेडमी हो, ऑनलाइन एकेडमी हो, कोई सी भी एकेडमी हो, UPSC का कोई भी टॉपिक जब कोई एजुकेटर आपको पढ़ाता है, तो उस एजुकेटर की जो स्ट्रेटजी होती है क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप चाहे एस्पिरेंट हो या एजुकेटर हो, सबसे पहले तो UPSC का जो ऑफिशियल सिलेबस है आप उसे देखते हैं कि जो UPSC ने पाठ्यक्रम निर्धारित किया है
उसमें उसने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब हम इस पूरे सिलेबस को कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग तय करके ही अपनी जो रणनीति है उसको बनाते हैं, अपना पूरा मॉड्यूल को फिक्स करते हैं। तो उसी प्रकार से मैं भी यही रणनीति अपनाने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के, इंडियन इकोनॉमी के ऑफिशियल सिलेबस की। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्री और मेंस दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है, तो आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी ने इसका प्री का भी सिलेबस बताया होगा और मेंस का भी सिलेबस बताया होगा। जी हाँ, आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं, इस साइड आपके ऑफिशियल सिलेबस के सेक्शन में यहाँ पे मैंने लिखा है ऑफिशियल सिलेबस ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इसको मैंने पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि ये ऑफिशियल सिलेबस है। ये कट टू मैंने वही लिखा है जैसे आपके सिलेबस में यूपीएससी ने दिया है। तो आप इसे चाहें तो अगर आपके पास सिलेबस हो आप उसे खोल के बैठ सकते हैं, आप देख सकते हैं यही चीज़ें मैं पढ़ने वाली हूँ जो आपके सिलेबस में लिखा गया है ऑलरेडी। ठीक है, जो मेरा ओन स्ट्रैटेजी है, मेरा ओन सिलेबस है, वो मैं आपको लिख करके बताऊंगी, लेकिन चूंकि इसको हमें डायरेक्ट यूपीएससी के सेक्शन से ही उठाना था तो इसे मैंने पहले से ही लिख लिया ताकि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम जो हो वो वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीलिम्स का सिलेबस लिखा गया है, ऑफिशियल सिलेबस, और इस साइड जो आपका लिखा गया है वो मेंस का ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो चूँकि सबसे पहले यूपीएससी में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है तो हमारा जो दायित्व बनता है वो भी यही बनता है कि हम, चूँकि जो हमारी ये 6 महीने की रणनीति है जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने बात की थी कि 6 महीने तक हम लोग प्री कम मेंस का ओरिएंटेड बैच लेकर के चलेंगे, जिसमें प्री और मेंस दोनों की साथ साथ तैयारी करने वाले हैं हम लोग। तो इसी लिहाज से सबसे पहले आप देख लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था का ऑफिशियल प्रीलिम्स का सिलेबस। अगर हम इसके ऑफिशियल सिलेबस को देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। देख के आपको लग रहा होगा ये 5-6 टॉपिक ही हमको इकोनॉमी में पढ़ने हैं, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पर ETC यानी ये आदि जो लिखा है ना, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि या इत्यादि या ETC जो भी आप इसको समझिए, ये जो वर्ड है ना ये अपने आप में ही इतना बड़ा है जो पूरे के पूरे इकोनॉमी के सिलेबस को बहुत ही ज़्यादा लार्ज कर देता है, बहुत ही ज़्यादा वृहद कर देता है। ये सारी चीज़ें देखने में बहुत छोटी लगती हैं, इतनी ही चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। क्योंकि आप अगर यूपीएससी का ऑफिशियल प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे तो उसने बहुत ही छोटे में ही बहुत ही कंसाइज रूप में अपने सिलेबस को दे दिया है, बहुत ही ज़्यादा डीपली सिलेबस को डिफाइन नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि आपको इकोनॉमी की हर एक चीज़ को पढ़नी है, किसी भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों से अगली क्लास में डिस्कस करूंगी, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी हमारे इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर, वो है इंट्रोडक्शन चैप्टर, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय। ये जो हमारा चैप्टर रहेगा उसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्यों हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं यूपीएससी के सिलेबस में। हालांकि अर्थशास्त्र आप पढ़ सकते हैं अगर आप मेंस में ऑप्शनल में अर्थशास्त्र विषय चूज़ करते हैं तो, लेकिन वो ऑप्शनल में ही अवेलेबल है। पूरे यूपीएससी के मेंस में और कहीं भी आपको अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश में अगर इस सिलेबस को हम देखें जो कि यूपीएससी के सिलेबस में लिखा गया है, वो लिखा गया है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, पॉवर्टी, समावेशन, इंक्लूजन, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफिक्स और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल यानी कि सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स,
ETC, और ये ETC वर्ड ही अपने आप में बहुत बृहद है। तो ये आपने देखा प्रीलिम्स का ऑफिशियल सिलेबस यूपीएससी का, ठीक है, ये यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है। अदर किसी स्टेट पीसीएस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ यूपीएससी के ओरिएंटेड मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने मेंस के सिलेबस के ऊपर। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा पूरा मेंस का सिलेबस है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम अपने मेंस के ऑफिशियल सिलेबस को। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार संबंधी विषय। फिर आता है आपका समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। उसके बाद आपका आता है बजट, सरकारी बजट, जो आप बजट पेश होता है उस बजट की यहाँ पर बात की जा रही है। फिर आपका आता है मुख्य फसलें, हमारे देश में फसलों की क्या क्या टाइप्स हैं पूरे भारत के अंतर्गत, वो सेक्शन है। फिर फसल पैटर्न क्या है, पूरे देश के अंतर्गत जितने भी टाइप के हमारे यहाँ पर फसल पैटर्न हैं, जितने भी टाइप से फसलों को बोया जाता है, उन सभी चीज़ों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। फिर आता है आपका सिंचाई के क्या क्या टाइप हैं, टाइप ऑफ इरिगेशन। फिर आपका आता है इरिगेशन सिस्टम यानी कि सिंचाई प्रणाली। देन आपका कृषि उत्पाद का भंडारण, जो भी प्रोडक्शन हमें होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से, उसका हम लोग भंडारण कैसे करेंगे, ये पूरा सेक्शन यहाँ पे आता है। फिर आपका आता है परिवहन तथा विपणन। अब आप देखिए, जब आप कृषि के क्षेत्र में उत्पादन करते हैं, आपके उत्पादन ज़्यादा होते हैं, आप उनका भंडारण करते हैं, फिर आप चाहते हैं कि उसका मतलब अच्छे से हम लोग उसको बेचें ताकि हमें लाभ प्राप्त हो, तो आप विपणन के बारे में सोचते हैं। विपणन यानी कि मार्केटिंग को कहते हैं। और आपके भंडार गृह से बाजार में मंडी तक आपके अनाजों को लेके जाने के लिए परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है, तो परिवहन का भी व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसमें तो यही दिया है कि परिवहन तथा विपणन संबंधी विषय एवं बाधाएं। बाधाएं इन द सेंस यहाँ पर यह है कि परिवहन और विपणन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में जब भी आप कृषि के उत्पादों को लेकर के जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या बाधाएं आती हैं, यानी कि क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सभी के ऊपर चर्चा करने की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट आपका है ई प्रौद्योगिकी। ई प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में किसानों की हेल्प के लिए ई प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी किसानों की किस प्रकार से मदद करती है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इस सिलेबस में यूपीएससी ने मेंशन किया हुआ है। फिर आपका आता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, ठीक है, यानी कि सब्सिडीज़ की अगर हम बात करें तो किसानों को किस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ दी जाती हैं, इसकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। इसी में आपने सुना होगा एमएसपी के बारे में, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। देन आपका पीडीएस सिस्टम की अगर हम बात करें, पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके ऊपर भी पूरी बृहद चर्चा होगी और ये भी यूपीएससी के मेंस के ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन है। देन आपका आता है यहाँ पर बफर स्टॉक एवं खाद्य सुरक्षा। आप जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा हमारे देश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भुखमरी में आप जानते हैं कि भारत का जो इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है और ये एक तरीके से बहुत शर्मनाक है कि हमारे यहाँ पर भुखमरी का इंडेक्स इतना गिरा हुआ है। तो ये चीज़ों को भी यूपीएससी ने मेंशन किया हुआ है अपनी सिलेबस में। देन आपका आता है प्रौद्योगिकी मिशन, यानी कि टेक्नोलॉजी का क्या मिशन है हमारे इकोनॉमिक सेक्टर में, किस प्रकार से ये आगे बढ़ रही है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें हैं। देन आपका आता है पशुपालन अर्थशास्त्र। पशुपालन जो है वो किस प्रकार से, जैसे कृषि क्षेत्र में पशुपालन को भी शामिल किया गया है। कृषि की बात नहीं, कृषि सेक्टर की बात की जा रही है, कृषि क्षेत्र की बात की जा रही है, तो उसमें पशुपालन भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में है। तो उसके ऊपर भी पूरी चर्चा की जाएगी और उसके ऊपर भी मेंस में ऑफिशियल सिलेबस में इसको मेंशन किया गया है। फिर आता है आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जैसे कि आप जानते हैं टमाटर से जैम बनाया जाता है, ठीक है, तो एक तरीके से ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। इस उद्योग के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और यूपीएससी के मेंस में भी ये मेंशन है और इसका क्या महत्व है, इसका कार्य क्षेत्र कितना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर आपका इसमें है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आता है आपका भूमि सुधार।
भूमि सुधार एक अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है और ये हम लोग पढ़ेंगे भी, और बाकी इसमें तो मेंशन है ही। फिर आता है आपका उदारीकरण का प्रभाव। आप जानते हैं हमारे यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म आए थे, ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के समय की ही बात है। तो उस टाइम हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म आए थे। एलपीजी का मतलब होता है लीगलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। एलपीजी तो इसका मतलब होता है लीगलाइजेशन, इसका प्राइवेटाइजेशन, इसका ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो रिफॉर्म आया था, ये जो सुधार किया गया था, आर्थिक सुधार जो हमारे देश में की गई थी, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। उसके बाद औद्योगिक नीति में क्या क्या परिवर्तन किए गए थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि मैंने कहा एलपीजी रिफॉर्म आए थे, तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ों में परिवर्तन किया गया, आर्थिक सुधार आया, निजीकरण हुआ चीज़ों का, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंडियन इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था पे, उन चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पर आपका आता है बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचे में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें आपका हो गया ऊर्जा यानी कि एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं हमारे कंट्री में। उसके बाद हम देखेंगे पोर्ट्स के बारे में यानी कि बंदरगाहों के बारे में देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग सड़कें का कैसी निर्माण है, क्या विकास की प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, यानी परिवहन के चीज़ों को समझेंगे। फिर यहाँ पर आता है विमानपत्तन आप सब जानते ही हैं। उसके बाद फिर रेलवे आदि, इन सभी चीज़ को लेकर जो कि हमारे यहाँ के आप देखेंगे बुनियादी ढांचा है, ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको जानना इकोनॉमी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, ठीक है। एनर्जी के बिना पोर्ट्स ना हो, सड़कें ना हो, और हवाई व्यवस्था ना हो, रेल की व्यवस्था ना हो, इनके बिना आप सोचिए कि क्या आप आयात निर्यात कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, एक माल को दूसरे जहां पहुंचा सकते हैं, कंपनी से जो भी प्रोडक्शन होता है उसको आप बंदरगाहों तक पहुंचा सकते हैं अगर आपके पास सड़कें अवेलेबल ना हो तो। अगर आपके पास बंदरगाह ना हो तो क्या किसी और देश में आप जल मार्ग के माध्यम से अपनी चीज़ों को वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। तो यूपीएससी ने मेंस के सिलेबस में बहुत ही डिटेल से इन सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर हम आपको बताएं तो फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें यूपीएससी ने नहीं मेंशन की हैं मेंस के सिलेबस के अंदर भी। चूँकि आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा सिलेबस है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो इससे भी और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों से भी डिस्कस करूँगी, ठीक है। और प्री की आप देख ही रहे हैं, प्री में इससे ज़्यादा बहुत सारी जगहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो प्री में जहाँ तक है क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं अब तक, वो पूछे गए हैं आपकी मुद्रा बैंकिंग के सेक्टर से, मुद्रा बैंकिंग के सेक्टर से, ठीक है। और यहाँ पर आप बताइए कि कहाँ पर इंक्लूड है मुद्रा बैंकिंग का नाम? कहीं पे नहीं है। अगर नाम के हिसाब से देखा जाए तो कहीं पे नहीं उपस्थित है। इस सिलेबस में आप देखेंगे कि प्री में चूँकि मुद्रा बैंकिंग से अब तक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके सिलेबस में आप देखेंगे तो कहीं नाम नहीं है इसका। तो सिलेबस को देखिए, बिल्कुल देखिए, यूपीएससी की सिलेबस देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ही साथ आप निश्चिंत रहिए, यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम पद्धति है मैंने आपको अच्छे से समझाया है और सिलेबस आज मैं आपको बता ही दूंगी कि मैं कैसे आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ और उसके हिसाब से हमारी ये पूरी क्लास जो है वो रन करेगी इकोनॉमी की। और इकोनॉमी के बेसिक से लेकर के उसके फंडामेंटल से लेकर के आखिर तक मैं आप लोग की पूरी तैयारी कराऊंगी, यानी कि अर्थव्यवस्था के परिचय से लेकर के जितने भी टॉपिक यहाँ पर मेंशन हैं इनको क्लियर कराने के साथ ही साथ जो भी और एडिशनल टॉपिक्स हैं जो कि इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन जो इन्होंने ये इत्यादि ETC जोड़ा है ना, उसमें जो चीज़ें मौजूद हैं उन चीज़ों को मैं आप लोगों से डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल ऑफिशियल सिलेबस को हमने देख ही लिया है कि हमारे ऑफिशियल सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक बार आप इसको अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इधर प्रीलिम्स के सिलेबस को मेंशन किया गया है, ऑफिशियल सिलेबस को, और इधर मेंस के सिलेबस को मेंशन किया गया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके पास तो होना ही चाहिए अगर आप यूपीएससी की
तैयारी करने आए हैं और आपके पास यूपीएससी का सिलेबस ना हो, ऑफिशियल सिलेबस, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर हो तो अच्छी बात है, ना हो तो बिल्कुल ले लीजिए अगर आप बिगिनर हैं तो। बाकी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। काफ़ी गर्मी है तो मैं बढ़ती हूँ अपने ओन स्ट्रेटजी के ऊपर। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। इसके बाद चूँकि ऑफिशियल सिलेबस के ऊपर तो हमने चर्चा कर ही ली है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, जो मेरी रणनीति है इकोनॉमी को लेकर के, जो मेरी रणनीति है जिसको लेकर के मैं आप लोगों की पूरी इकोनॉमी की, पूरी अर्थव्यवस्था की तैयारी कराऊंगी, उसके ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाली हूँ कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और कहाँ से लेकर के इसको ख़त्म करूँगी। तो बेहतर होगा कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नोट डाउन नहीं किया है तो भी अच्छी बात है, किया है अच्छी बात है, नहीं किया है वो आपके लिए अच्छी बात होगी, तभी आपने नहीं किया है। लेकिन अब आगे से आप ज़रूर करिएगा, जो मैं अब पढ़ाने जा रही हूँ इसको आप ज़रूर नोट डाउन करिए, क्योंकि अब मैं अपनी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ और वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मेरी रणनीति पता होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इसको लिखने में भी मेहनत लगा और मिटाने में उससे ज़्यादा लग रहा है। ओके, ठीक है, ये हो गया है। अब चूँकि ऑफिशियल सिलेबस के ऊपर तो हमने चर्चा कर ली, अब मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी मेरी अपनी रणनीति के ऊपर, ठीक है, मेरा जो ओन सिलेबस है उसके ऊपर। इकोनॉमी स्ट्रैटेजी बाय माई सेल्फ। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हमारी रणनीति की कि हम इकोनॉमी में कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर अपनी सिलेबस को लेकर के आगे बढ़ेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे और कहाँ पर इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ पर आता है वो टॉपिक हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखती चलती हूँ। पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ पर आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय। ओके, अगर इसके अंतर्गत हम लोग किन चीज़ों को अगर पढ़ेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा था कि अर्थशास्त्र हमें नहीं पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है। तो अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में अंतर, और दूसरा आता है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अब इसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है, पहला चैप्टर जो कि रहेगा, अब ये आप देखिए, ये आपके चैप्टर्स के नाम हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके चैप्टर के नाम मैंने लिखे हैं जो कि मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी इकोनॉमी, तो ऐसे ही लेकर के चलूँगी, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय, जिसके अंतर्गत हम दो टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। दो टॉपिक कहने का मतलब है चूँकि इसके अंतर्गत ये कोर जो हैं टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, एक तो अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है इसको हम जानेंगे कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है
और क्यों हम अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं इकोनॉमी में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके वर्गीकरण के ऊपर। वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। और हम इंडियन इकोनॉमी के क्षेत्र में, या देखा जाए पूरे ऑल ओवर इकोनॉमी जो पढ़ते हैं पूरे विश्व में, अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार से बांटा गया है। जैसे आप लोगों ने जब सबसे पहले इकोनॉमी पढ़ा होगा कक्षा 9 में, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपने 9 से ही इकोनॉमी पढ़ना स्टार्ट किया होगा। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि रहता है कि विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपने कुछ पढ़ा चाहे हो चाहे ना पढ़ा हो, ये ज़रूर पढ़ा होगा इन दोनों के बारे में कि ये क्या होती हैं, ठीक है। आपने बंद अर्थव्यवस्था सुनी होगी, खुली अर्थव्यवस्था सुनी होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये जो सेक्टर डिवाइड हैं, यानी अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, ये जो पूरा पॉइंट है, इस चीज़ को हम लोग कहाँ पर देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय वाले क्लास में, यानी कि हमारे पहली कक्षा में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, सेकंड नंबर पे हम लोग आएंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंतर्गत अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो आप जानते हैं जीडीपी, बहुत आपने नाम सुना होगा जीडीपी का, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। उसके बाद आपने नाम सुना होगा जीवीए, ठीक है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम का। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, यानी कि राष्ट्रीय आय का मापन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग राष्ट्रीय आय के सेक्शन में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी डेटा हैं, वो सारी चीज़ों को भी हम इसमें देखेंगे कि क्या आंकड़े हैं इन सभी चीज़ों के, इसको भी हम लोग इसमें पूरा कवर करेंगे। और ये सारी क्लासेस हमारी प्री मेंस ओरिएंटेड रहेगी, यानी कि प्रीलिम की चीज़ें और मेंस की चीज़ें दोनों ही इसमें मेंशन रहेंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री की चीज़ें बताई जाएंगी, मेंस की नहीं। क्योंकि मैंने कहा था, देखिए अब चूँकि मैंने आपसे बताया था कि हम लोग आंसर राइटिंग कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक क्लास में आपको इंडियन इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन दे दिया, तो अब क्लास के लास्ट में, क्लास ख़त्म होते ही मैं आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी से के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगी मेंस का, जो कि आपको अटेम्प्ट करना होगा। अगर आप यूपीएससी 2023 निकालना चाहते हैं तो आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो उसकी तैयारी मैं पूरी तरीके से करवा दूंगी। बाकी चीज़ें करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक आता है वो आता है आपका आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, ठीक है। इसके अंतर्गत हम बात करें कि किन किन चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों में अंतर, दोनों में अंतर क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स को, जो कि ग्लोबल, नेशनल, इंटरनेशनल हर एक लेवल पर प्रकाशित होती हैं, उनको हम लोग देखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडेक्सेस तो हम लोग पढ़ते हैं,
हमेशा कोई ना कोई सूचकांक आता रहता है, कोई ना कोई रिपोर्ट आता रहता है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। तो उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब हम लोग आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास पढ़ेंगे, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, समृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ और आर्थिक विकास का मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में बहुत अंतर होता है, इसीलिए इन दोनों के अंतर को भी हम लोग को ज़रूर पढ़ना जानना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले हम यही जानेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, विकास, आर्थिक विकास क्या होता है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, आर्थिक समृद्धि क्या होती है, इन दोनों चीज़ों को हम लोग जानेंगे। उसके बाद इन दोनों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उन सभी के ऊपर भी हमारी पूरी चर्चा रहेगी। और फिर हम लोग बात करेंगे इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स के बारे में, जो कि इस सेक्शन के सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर आप देखिए प्री में जो क्वेश्चन आते हैं, वो मेजरली जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं इस चीज़ से कि कोई इंडेक्स है वो किसने जारी किया, ठीक है, और किस लिए जारी करते हैं इसको, और या फिर बहुत पूछ लिया रैंकिंग पूछ लिया कि उसमें भारत की क्या रैंकिंग रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो ये आते हैं कि कोई पर्टिकुलर रैंकिंग कोई आया है, कोई इंडेक्स है, तो उसे कौन सा संगठन, कौन सी संस्था जारी करती है। ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है इस सेक्शन में। और जितने भी इंडेक्सेस हैं, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स हो, चाहे वो आपका पॉवर्टी को लेकर हो, चाहे वो भुखमरी को लेकर के हो, हैप्पीनेस को लेकर के हो, चाहे जिस भी चीज़ को लेकर के आपके इंडेक्सेस हो, लैंगिक चीज़ों को लेकर के हो, जितने भी आपके इंडेक्स आते हैं, सूचकांक आते हैं, रिपोर्ट आते हैं, वो आपके इसी सेक्शन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो चौथा सेक्शन आता है उसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वो आता है आपका भूमि सुधार का सेक्शन। ठीक है, भूमि सुधार का सेक्शन। भूमि सुधार के सेक्शन में सबसे पहले तो हम इसका इतिहास देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे कि प्राचीन समय में भू राजस्व प्रणालियां कैसी थीं। भू राजस्व प्रणालियां कैसी थी। अब ये भू राजस्व प्रणालियां कौन कौन सी थी, अगर हम इसकी बात करें तो आपने नाम सुना होगा, एक महालवाड़ी भू राजस्व प्रणाली, दूसरा आपने सुना होगा रैयतवाड़ी, और तीसरा आपने सुना महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, और एक आपका था इसमें, एक आपका इसमें आता है जी जमींदारी। थोड़ा सा ध्यान से उतर गया। महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी, ये तीन भू राजस्व प्रणालियां हैं जो कि आती हैं यहाँ पर। तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि भूमि सुधार के उद्देश्य क्या थे जब भूमि सुधार को लाया जा रहा था, और इसका कारण क्या था। ठीक है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। और उसके बाद में इसमें क्या परिवर्तन किए गए, परिवर्तन किस प्रकार से किया गया, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर भूमि सुधार में कि इसमें अधिनियम और जो उपाय किए गए, इनिशिएटिव जो रहे सरकार के, वो क्या रहे इस सेक्शन में भूमि सुधार को लेकर के। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है भूमि सुधार की, तो हम लोग जानेंगे कि भूमि सुधार जो है वो क्यों किया गया, भूमि सुधार आज़ाद होते ही भारत को क्यों भूमि सुधार का कानून लाया गया। चूँकि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों के शासन में हमारे देश की जो सिस्टम थी वो इतनी ज़्यादा बेहाल हो चुकी थी, खास करके कृषि क्षेत्र, क्योंकि उद्योग तो हमारे यहाँ थे नहीं, जो भी थी अर्थव्यवस्था वो कृषि से थी, और कृषि की हालत इतनी ख़राब हो गई थी अंग्रेज़ों के टाइम में कि उसका कोई भी हद नहीं था। और उसको सही करने के लिए सबसे पहले ये जो तीन भू राजस्व प्रणालियाँ थी, सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है जमींदारी, फिर आपका आता है रैयतवाड़ी, फिर आपका आता है महालवाड़ी। ये थोड़ा सा मैं इसको ध्यान से उतर गया था मेरे, वो हो जाता है कभी कभी।
तो इसको आप देखिएगा, पहले जमींदारी आता है, फिर रैयतवाड़ी, फिर आपका आता है महालवाड़ी। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में जानेंगे। पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है, जमींदारी प्रथा क्या होती है, यानी कि जमींदारी भू राजस्व प्रणाली क्या होती है। फिर हम जानेंगे कि रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली क्या होती है। फिर हम जानेंगे महालवाड़ी भू राजस्व प्रणाली क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे कि इन सभी को बदलने का क्या उद्देश्य, क्या रीज़न था। उसके बाद फिर इसमें किस प्रकार से परिवर्तन किए गए और कौन कौन से अधिनियम और उपाय यहाँ पर किए गए, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सेकंड नंबर पे यहाँ पे हमारा क्लास आता है, वो आता है एलपीजी कह रही हूँ, आर्थिक सुधार। आई थिंक ये आपको दिखेगा यहाँ तक, आर्थिक सुधार। ठीक है, आर्थिक सुधार का सेक्शन। आर्थिक सुधार के सेक्शन में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो वही जो मैं आपसे कह रही थी, एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म्स को हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जो सेकंड चीज़ देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कि विभिन्न समय पे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किए गए बदलाव। ओके, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आर्थिक सुधार के अंतर्गत कि एलपीजी रिफॉर्म आया, यानी कि लीगलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो सुधार किए गए। एलपीजी रिफॉर्म यानी कि आर्थिक सुधार की जो प्रक्रिया अपनाई गई सोवियत संघ के विघटन के बाद 1990 के दशक में। तो ये रिफॉर्म जब आए तो इनको लाने का रीज़न क्या था, यानी आज़ादी के बाद हमारे देश में अर्थव्यवस्था को लेकर के ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई थी जिसके वजह से इतने सारे रिफॉर्म की डिमांड उठी, इतने सारे रिफॉर्म किए जाने लगे। तो इन चीज़ों को तो हम सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जब ये सारे कारण बने तो फिर कौन सा ऐसा मेन रीजन आया, मुख्य जो तात्कालिक मुद्दा कौन सा था जिसकी वजह से एलपीजी रिफॉर्म लाए गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हमारे देश के अंतर्गत आज़ादी के बाद विभिन्न समय में, यानी कि अगर आप देखेंगे तो मोटे मोटे तौर पर 2 से 3 बार हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है, यानी आर्थिक सुधार हुआ है। तो ये कब कब हुआ है, क्यों हुआ है, इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो 5 टॉपिक हमारे यहाँ पर आ गए। छठा टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है ब्लैक कलर से मैं लिख देती हूँ ताकि आपको अलग पता चलेगा। भारत में आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन का सेक्शन, और आर्थिक नियोजन के इस सेक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की। पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे नीति आयोग को। पंचवर्षीय योजनाएं यानी कि योजना आयोग, और इसके बाद हम लोग देखेंगे किसको, नीति आयोग को। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग, जब हमारे यहाँ आज़ादी हुई, जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों का शासन खत्म हुआ, तो सबसे बड़ी दुविधा आती है कि अब किस तरीके से पूरी व्यवस्था को रन किया जाए, चलाया जाए। तो इसके लिए प्लानिंग ज़रूरी होती है। जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पूरे 1 साल की अपनी रणनीति बना रहे हैं कि हम लोग कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, कैसे अपनी तैयारी को और ज़्यादा इन्हेंस करें। इसके लिए हम यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आप लोगों को अपनी रणनीति बता रही हूँ कि मैं कैसे आप लोगों को
भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगी, अपनी पूरी प्लानिंग बता रही हूँ। यूपीएससी की क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या पाठ्यक्रम है, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि यूपीएससी के उस पाठ्यक्रम को, उस स्ट्रेटजी को मैं कैसे लेकर के आपके साथ चलूँगी। तो ये पूरी की पूरी एक प्लानिंग होती है। पूरे 1 साल की प्लानिंग हमारी क्या रहेगी, इसके ऊपर हमने कल चर्चा किया था आपसे। तो एवरीथिंग अबाउट प्लानिंग। इसी प्रकार से जब इतना बड़ा देश चलाना हो और वहाँ पर आप प्लानिंग न करें, ऐसा तो मतलब इम्पॉसिबल है एक तरीके से आप देखेंगे तो। प्लानिंग हर क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है, हमारे अर्थव्यवस्था में भी, हमारे राजनीतिक व्यवस्था में भी, कोई भी सेक्टर हो, हर जगह जो ज़रूरी है वो होता है प्लानिंग, योजनाएं, उपाय। तो उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में उपाय के तौर पे जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना लाई गई, योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग को ये काम सौंपा गया कि आप 5 वर्षों के लिए योजनाएं बनाइए और 5 वर्षों तक उन्हीं योजनाओं पर सरकार उस पर काम करेगी। योजना आयोग का काम था योजनाओं की पूरी रूपरेखा तैयार करना, पूरा मॉडल बनाना और सरकार को उसे सौंपना। और सरकार का काम है कि उन योजनाओं के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको क्रियान्वित करना। और इस प्रकार से हमारी कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग के द्वारा लाई गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो इसको हम देखेंगे, आर्थिक नियोजन की चीज़ों को हम समझेंगे। उसके बाद हम पंचवर्षीय योजनाओं में प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के हम लोग आएंगे आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना तक। और उसके बाद वर्ष 2014 में जब हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तब जब गवर्नमेंट बदली, एनडीए गवर्नमेंट आई, भाजपा की सरकार, तो उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया। ठीक है, योजना आयोग को हटा दिया, ख़त्म कर दिया और उसके जगह पर नीति आयोग लेकर के आए। ठीक है, अब जब योजना आयोग ख़त्म हो गया तो मतलब ये पंचवर्षीय योजनाएं भी समाप्त हो गई। उसके बाद से 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं आई, क्योंकि वर्ष 2014 से हमारे यहाँ पर क्या आ रहे हैं, नीति आयोग से योजनाएं बन के आ रही हैं। ठीक है, नीति आयोग का कार्यकारी एजेंडा आ रहा है, नीति आयोग का कार्यकारी एजेंडा। योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया और पंचवर्षीय योजना में 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई, 2016 तक के लिए उसका जो टाइमिंग था, लेकिन 2014 में जब आई गवर्नमेंट, फिर 2015 में उसको हटा दिया गया 12वीं पंचवर्षीय योजना को, और तब से अब तक नीति आयोग ही क्रियान्वित है। चूँकि हम लोग अपने 6ठे सेक्शन में, 6वें चैप्टर में भारत में आर्थिक नियोजन को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग को जानने के बाद हमारा दायित्व बनता है कि चूँकि इसी के बाद ही वो आया है, तो हम लोग नीति आयोग को भी जान लें। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आता है, सातवां सेक्शन जो हमारा आता है वो आता है पॉवर्टी का। पॉवर्टी यानी कि गरीबी। आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स मेंस दोनों के ही सेक्शन में इसको बहुत ही अच्छे से मेंशन किया गया है। सातवां जो सेक्शन है वो है गरीबी का, और 8वां जो सेक्शन है वो है बेरोजगारी का। ठीक है, गरीबी यानी कि पॉवर्टी और बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हम सभी हैं अनएम्प्लॉय, बेरोजगार। फिर आता है आपका 9वां सेक्शन, जिसमें आपका आता है कृषि। भारत में कृषि क्षेत्र एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्योग। उसके बाद आपका 10वां सेक्शन जो आता है वो आता है उद्योग, यानी कि भारत में उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र। फिर 11वां आपका आता है सेवा क्षेत्र, भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान। अब इन सब के ऊपर बारी बारी से पहले हम चर्चा कर ले, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। यहाँ देखिए 6 टॉपिक तक हमने बात की। अब 7वां टॉपिक आता है आपका गरीबी, पॉवर्टी के ऊपर, और 8वां है बेरोजगारी। आप ये नहीं बता सकते कि गरीबी का कारण बेरोजगारी है कि बेरोजगारी का कारण गरीबी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर एक तरीके से देखा जाए तो इक्वली डिपेंडेंट है। मतलब कि गरीबी की वजह से बेरोजगारी भी आती है और बेरोजगारी की वजह से गरीबी भी आती है। ये दोनों पर निर्भर करती हैं और ये दोनों ही सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे देश में गरीबी का जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, पॉवर्टी का लेवल बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। और वही बेरोजगारी की बात करें तो आप देख ही रहे हैं, आए दिन दंगे फसाद हो ही रहे हैं, नौकरी को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, ये सारी चीज़ें हमारे देश में हो ही रही हैं। तो ये सेक्शन तुम्हारे यहाँ इम्पॉर्टेंट है ही, इसको हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का सेक्शन। अब इसको साइड करके हम लोग आते हैं अपने इन तीनों सेक्शंस पे, सेक्शन नंबर 9, 10, 11, यानी कि चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 के ऊपर। इन तीनों को देखिए, इन तीनों को देख के आपको क्या लग रहा है? ये तीनों सेक्शन में मैंने बारी बारी से हमारे 3 सेक्शन को कवर किया है। और वो कौन से सेक्शन है अगर मैं उसकी बात करूं तो इसको मैं हटा देती हूँ। ये जो सेक्शन है वो है हमारे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र। पहला आपका अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे तो इसमें 3 सेक्टर्स आते हैं। एक आपका होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा आपका होता है औद्योगिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को आप कृषि क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तीसरा आपका होता है सेवा क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को हम द्वितीयक सेक्टर भी बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। और सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तृतीयक क्षेत्र, यानी कि टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, जिसमें प्राथमिक में आपका कृषि क्षेत्र रहता है, और द्वितीयक में आपका रहता है औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक में आपका रहता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 9वें चैप्टर में हमने मेंशन किया है कृषि क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। आपको लग रहा होगा कि ये कृषि क्षेत्र मैंने 2 बार क्यों लिखा है? तो इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रीज़न ये बनता है कि आप लोग सबसे पहले तो ये जानिए कि कृषि अलग होता है, कृषि क्षेत्र अलग होता है। कृषि में केवल फार्मिंग की चीज़ें आती हैं, एग्रीकल्चर की चीज़ें आती हैं, खेती और किसानी वाली चीज़ें आती हैं। लेकिन कृषि क्षेत्र की आप बात करेंगे तो कृषि क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। इवन आपका ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है वो भी आपका कृषि क्षेत्र से ही संबंधित है।
और जो भी चीज़ें हैं प्राइमरी सेक्टर से संबंधित, वो सभी चीज़ें आपके कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, दुग्ध उत्पादन, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये सभी आपके प्राइमरी सेक्टर में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और कृषि जो सेक्शन है वो एग्रीकल्चर का सेक्शन, खेती का सेक्शन है जो वो अलग सेक्शन है, वो तो इसमें रहेगा ही। उसके साथ ही साथ हम पूरे कृषि क्षेत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका आएगा उद्योग। भारत में उद्योगों का क्या, किस तरीके से डेवलपमेंट है, क्या चल रहा है इस टाइम औद्योगिक विकास के क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग औद्योगिक सेक्टर को देखेंगे, इंडस्ट्रियल पूरे सेक्टर को, पूरे के पूरे औद्योगिक क्षेत्र का क्या विकास है, इकोनॉमी में क्या रोल है। जैसे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कृषि क्षेत्र की, उसी प्रकार से हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम लोग बात करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र का कैसे विकास है, क्या नहीं है। इसका पूरा आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक की पूरी चर्चा हम लोग करेंगे सारे ही चीज़ों में। कृषि की क्षेत्र की बात भी अगर हम करेंगे तो आज़ादी से लेकर के अब तक का पूरा जो भी डेवलपमेंट रहा है उसको लेकर के बात करेंगे। उसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र की भी अगर हम बात करेंगे तो उसको भी हम लोग पूरा ही लेकर के बात करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान, जो कि है आपका 11वां चैप्टर। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान, सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ पर बढ़ रहा है। तो सर्विस सेक्टर का भी हमारी अर्थव्यवस्था में एक टाइम पे ज़रा सा भी योगदान नहीं था अगर हम आज़ादी के टाइम की बात करें, लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसका योगदान हो गया है हमारी अर्थव्यवस्था में। तो इन तीनों सेक्टर के ऊपर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इन सभी सेक्टर के ऊपर हम अपनी पूरी चर्चा करेंगे। तो ये हमारे 11 टॉपिक यहाँ पर हो गए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बारहवां चैप्टर है हमारा मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र। फिर 13वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली। मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग इन 12 और 13 नंबर के सेक्शन में। हम लोग सब 12वें चैप्टर में बात करेंगे मुद्रास्फीति की, इन्फ्लेशन की। आप लोगों ने मुद्रास्फीति का अक्सर चर्चा सुना होगा, अक्सर नाम सुना होगा, इसके ऊपर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली की। जैसा कि मैं आप लोगों से कह रही थी कि हमारे अर्थव्यवस्था में जो हमारा टॉपिक है यूपीएससी का, उसमें अगर हम प्री के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी सेक्शन से आते हैं, जो कि हमारा 13वां टॉपिक है मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली की। आपको लग रहा होगा कि जब ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसी तरीके से यहाँ पर एक सेक्शन और ले लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, बीमा एवं पूंजी बाजार। भारत में बीमा एवं पूंजी बाजार को आप एक तरीके से प्रतिभूति बाजार कह सकते हैं। जो प्रतिभूतियां होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, प्रतिभूति बाजार, ठीक है। तो ये सेक्शन आता है इसमें बीमा एवं पूंजी बाजार के अंतर्गत। ये तीन जो सेक्शन हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में, जहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं अगर आप देखते हैं तो। एक तो आपका हो गया मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र का, दूसरा आपका हो जाता है यहाँ पर मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली का, और तीसरा आपका यहाँ पर आता है बीमा एवं पूंजी बाजार का। बीमा के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, जिस प्रकार से आपने LIC का नाम सुना होगा, इन सारी चीज़ों का कि बीमा के क्या क्या प्रकार हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, इन सभी के ऊपर हमारी पूरी चर्चा रहेगी और इन सभी के ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे।
क्योंकि आप देखिए ये सेक्शन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट तो है। आप भी सोच रहे होंगे कि जब ये इतना इम्पॉर्टेंट है तो इसको इतना आगे क्यों रखे हैं, इसको पहले क्यों नहीं रखे हैं। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए बेस बनाना पड़ता है, आधार बनाना पड़ता है, तभी जा कर के आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ये सेक्शन अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जो सेक्शन माने जाते हैं इकोनॉमी के, जो लगभग लोगों को समझ में नहीं आते हैं, ये वही सेक्शन है। और इसके लिए आपका अभी तक का जो पूरा मैंने बताया पूरा आधार जो है वो आपका निर्धारित होना चाहिए, तय होना चाहिए, तभी आप इस सेक्शन को पढ़ पाएंगे। जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़ेंगे आप कभी किसी चीज़ को हायर लेवल से नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आप किसी भी चीज़ को शुरुआत से जानिए ताकि आप उस पर अपनी बेहतर पकड़ बना सकें। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो आता है आपका 15वां चैप्टर हमारे इकोनॉमी में, राजकोषीय नीति एवं कर संरचना। इसके अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों को देखेंगे एक बार मैं आपको ये बता दूं। इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे सरकारी बजट के ऊपर। बजट का पूरा इतिहास, मतलब शुरुआत कैसे हुआ, क्या हुआ, पहले क्या था, अब क्या स्वरूप है इसका, ये चीज़ों को जानेंगे। उसके साथ ही हम लोग इसी में हम लोग पढ़ेंगे बजट 2022-23 जो अभी हम लोग का रिसेंटली आया था, इसको हम लोग इसी सेक्शन में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भारत सरकार की निधियाँ। भारत सरकार की निधियाँ। अब ये आप कहेंगे कि ये निधियाँ क्या होती हैं। आपने सुना होगा संचित निधि, भारत सरकार की संचित निधि पर भारित, आपने ये वर्ड सुना होगा। उसके बाद आपने सुना होगा आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि आपने सुना होगा। तो इन सभी निधियाँ जितनी भी होती हैं भारत सरकार की, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग कर प्रणाली के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि टैक्सेशन के ऊपर। और इसी के बाद हम आ जाएंगे जो हमारा 16वां टॉपिक रहेगा, राजकोषीय नीति एवं कर संरचना। खत्म करते ही हम अपने 16वें टॉपिक पे आएंगे जो कि हमारा रहेगा किससे, जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी, ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड। अब आप कहेंगे कि जब हम लोग टैक्सेशन पढ़ा ही रहे हैं तो जीएसटी अलग से क्यों? क्योंकि जीएसटी अलग से बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आप में ही ये बहुत ही अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है हमारे इकोनॉमी में, और इसीलिए इसको अलग से पढ़ना ही अच्छा रहेगा। बाकी सारी जो टैक्स की प्रणालियाँ हैं वो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रह गई हैं, कुछ तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन चूँकि मेंस और प्री दोनों का कंबाइन करके हम पढ़ रहे हैं तो हमें सब चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग बजट के बारे में जानेंगे कि बजट से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उनको समझेंगे। उसके बाद हम लोग सरकारी बजट 2022-23 के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग भारत सरकार की निधियों के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग आएंगे टैक्सेशन के ऊपर। भारत सरकार की निधियों में आपने संचित निधि खाता का नाम सुना होगा, आकस्मिक निधि खाता का नाम सुना होगा, लोक लेखा खाता, लोक लेखा निधि, इसकी बात सुनी होगी आपने। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करने के बाद हम आएंगे जीएसटी के ऊपर। जीएसटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं हम लोग उसको क्लियर आउट करेंगे। जितने भी इसको लेकर के कानून बने हैं, एक्ट बने हैं, अधिनियम हैं, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा 16 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पे ऊपर, जो कि है निवेश मॉडल से संबंधित।
निवेश मॉडल आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, कुछ मॉडल्स के नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किस मॉडल पर आधारित हैं। तो जिसमें आपने गांधीवादी मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, इन सभी के ऊपर नाम सुना होगा। 17वां चैप्टर हमारा यहाँ पर आता है निवेश मॉडल। निवेश मॉडल के अंतर्गत हम लोग जैसे कि गांधीवादी मॉडल हो गया, हेराल्ड डोमर मॉडल हो गया, उसके बाद आपका इसमें आता है महालनोबिस मॉडल। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं निवेश को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों को हम आपके साथ पढ़ेंगे। निवेश से रिलेटेड जितने भी मॉडल हैं उन सभी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हम आपका टेकल कराएंगे, और उन सभी से संबंधित जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो निवेश से रिलेटेड जो भी मॉडल हैं हम लोग उसके ऊपर पढ़ेंगे, और इस प्रकार से 17 चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो हमारे 3-4 चैप्टर और हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपका आता है वैदेशिक क्षेत्र। मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देती हूँ। वैदेशिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, इसको मैं हटा दूँ। वैदेशिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम लोग विदेशी जितने भी निवेश होते हैं, जैसे कि आपने FDI का नाम सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपने FPI का नाम सुना होगा, भुगतान संतुलन विनिमय प्रणाली, इन सभी चीज़ों का नाम सुना होगा। हम लोग इसको पढ़ेंगे किसमें? विदेशी क्षेत्र, सॉरी विदेशी क्षेत्र नहीं, वैदेशिक क्षेत्र। वैदेशिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग जिन सेक्शंस को पढ़ेंगे उसमें आपका आता है भुगतान संतुलन, विनिमय प्रणाली, फिर आपका आता है इसमें विदेशी निवेश, जिसमें आपका FDI हो गया, FPI हो गया, ये सारी चीज़ें, और आपका आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, वैदेशिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। इसी में हम लोग विदेशी ऋणों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो भी डेब्ट होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप इसको मेंशन कर लें। विदेशी ऋण, सरकार जो विदेशों से पैसे लेती है, अपने यहाँ जो प्रोजेक्ट चलाती है, ऋण लेती है, कर्जा लेती है, इन सभी चीज़ों का भी उल्लेख हम इसी क्षेत्र में करेंगे। इसके साथ ही साथ आप लिख लीजिए यहाँ पर व्यापार नीति। भारत की जो व्यापार नीति है रिसेंट की, अब तक की 2000 की, वर्ष 2000 की जो व्यापार नीति है भारत की, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें मेजरली इतने सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स भारत में वैदेशिक क्षेत्र के अंतर्गत भुगतान संतुलन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, फिर विनिमय प्रणाली के ऊपर, फिर विदेशी निवेश। हमारे यहाँ विदेशी इन्वेस्टर्स आते हैं जो कि हमारे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ सके। किसी भी देश को डेवलप होने के लिए वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे तो हमारे यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे यहाँ का इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हम लोग मंगाएंगे कम और भेजेंगे ज़्यादा। जब हम लोग मंगाएंगे कम और भेजेंगे ज़्यादा तो हमारा कैपिटल बढ़ेगा, और जब कैपिटल बढ़ेगा तो हमारे अंदर, देश के अंतर्गत जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो अच्छे से चलेंगे, और हमारे यहाँ की जो इंटरनल व्यवस्था है वो उतनी ही अच्छी से रहेगी, और हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग से डेवलप कंट्री के रूप में कही जाएगी अगर ये चीज़ें एस्टैब्लिश हो जाती हैं तो। और वर्तमान में सरकार उन्हीं चीज़ों को लेकर के चल रही है ताकि इम्पोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसीलिए इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए काफ़ी सारे स्कीम चलाती है, कानूनों को बहुत ही ज़्यादा लचीला कर रही है ताकि इन्वेस्टर्स भारत में
अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले डरे ना, सोचें ना बहुत ज़्यादा और इन्वेस्ट करें। हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है क्योंकि हमारे यहाँ के कानून ऐसे हैं, इस वजह से इन्वेस्टर्स को खतरा रहता है उनका पैसा डूबने का। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द आप देखेंगे कि कंपनियाँ चाइना में इस्टेब्लिश की जाती हैं भारत में व्यापार करने के लिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी हानि है कि दूसरे देश में बन के हमारे देश में लाके बेच रहे हैं। वो इंडिया को एक मार्केट के तौर पे देख रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं। अगर वही चीज़ें हमारे देश में बने तो उसका जो रेट है वो आधा कम हो जाएगा, क्योंकि जब किसी दूसरे देश में कंपनी बैठाते हैं, यूरोप की कंट्रीज़ क्या करती हैं, चाइना में कंपनी इस्टेब्लिश करती हैं और चाइना से माल प्रोडक्शन होता है और हमारे इंडिया में आता है और इंडिया में उसकी सेलिंग होती है, बेची जाती है। अगर आप सोचिए, जब भी कोई भी सामान आता है तो उसे टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, सीमा शुल्क लगता ही है, कस्टम ड्यूटी। किसी भी प्रोडक्ट को जब भी वो इम्पोर्ट होके आता है तो वो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी आप कहिए तो उस टाइम पे सीमा शुल्क लगता ही है। जब चाइना से सामान इंडिया में आएगा तो जाहिर सी बात है उसका जो रेट है वो दुगना बढ़ जाएगा। दुगना नहीं तो कुछ तो बढ़ेगा ही। अगर वही अपने देश में बढ़े और अपने देश में बिके तो कहीं ना कहीं जो हम लोग सपोज़ कोई चीज़ 1 लाख में ख़रीद रहे हैं तो हो सकता है हम अपने यहाँ उसे 70,000 या 60,000 में ही ख़रीद लें, तो हम लोग को भी फ़ायदा होगा और देश को भी फ़ायदा होगा। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पर जो अब तक कानून का जो व्यवस्था रहा है, जो प्रणाली रहा है और जिस प्रकार से पूरा इतिहास रहा है हमारे देश का, इन्वेस्टर्स बहुत घबराते हैं हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन सरकार पूरी कोशिश करती है कि इन्वेस्टमेंट को हमारे यहाँ बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा FDI को आकर्षित किया जाए और हमारे यहाँ पर इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट को इन्हेंस किया जाए, ताकि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हो सके, हमारी मार्केट बढ़ सके। जितनी तेज़ी से मार्केट बढ़ रही है उतनी तेज़ी से हम अपने अंदर ही, जिसको हम बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, यानी हर चीज़ हम अपने देश में बनाएं और अपने देश में बेचें और बाहर भी भेजें। तो ये जो सपना है इसको साकार करने के लिए काफ़ी सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। विदेशी ऋण का सेक्शन, जैसे आपने सुना होगा बुलेट ट्रेन बनाने के लिए मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने लिया था, जापान से ऋण लिया था। तो ऐसे ही सरकार जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट करती है तो कभी कभी किसी कंट्री से या फिर जो भी विदेशी जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, वहाँ से, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वहाँ से ऋण लेती है, पैसे उधार लेती है अपने यहाँ पर जो भी योजना होती है, जो भी प्रोपेगेंडा होता है उसको क्रियान्वित करने के लिए। तो इस प्रकार से जो विदेशी ऋण के जो सेक्शन है वो भी इसी में आते हैं। और नेक्स्ट आपका व्यापार नीति, हमारे देश की जो रीसेंट व्यापार नीति रही है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक मैंने किया है, वर्ष 2000 की नहीं है, ये 2015 से 2020 तक की है, 2015 से 2020 तक की है व्यापार नीति। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये हमारा सेक्शन ख़त्म होगा हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ये हमारा था कौन सा चैप्टर, ये हमारा 18वां चैप्टर था। 18वें चैप्टर के बाद हम अपने 19वें चैप्टर पे जब आएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समूह संगठन एवं समझौते, ये ठीक है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद 20वें सेक्शन में हम लोग बात करेंगे भारत में मानव विकास की। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जनसांख्यिकी की, जनसांख्यिकी एवं जनगणना की, ठीक है। ये हमारे पूरे 21 टॉपिक यहाँ पर आते हैं और 21 चैप्टर के ऊपर हमारी पूरी चर्चा रहेगी आप लोगों के साथ। इसको हम बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समूह संगठन एवं समझौते, आप कहेंगे कि ये कैसा सेक्शन है, तो इसको आप जानिए।
जब भी आप इकोनॉमी के सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि कहीं पे कोई संगठन जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, IMF हो गया, ये संगठन क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कब इस्टेब्लिश हुए, कब से शुरुआत हुई, इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। जितने भी संगठन बने हैं, जितने भी समूह बने हैं, जैसे कि काफ़ी चीज़ें, जितने समझौते होते हैं, जैसे G7 हो गया, G20 हो गया, और उसके बाद आपका IMF वर्ल्ड बैंक हो गया, बिम्स्टेक का जो संगठन है ये हो गया, और इस प्रकार से जितने भी संगठन, जितने भी समूह, जितने भी समझौते होते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आर्थिक सेक्टर के अंतर्गत, यानी कि इकोनॉमी के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी संगठन मौजूद हैं, जितने भी समझौते होते हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, इन सभी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी एक चर्चा करेंगे, पूरा एक क्लास देंगे, हर एक चीज़ों को यहाँ पर मेंशन कराएंगे, लिखेंगे भी, और पूरी की पूरी अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है भारत में मानव विकास। आप जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है हमारे देश में। कोविड-19 जब हमारे देश में आया तो कोविड-19 के बाद इसका क्या इम्पैक्ट हमारे देश पर पड़ा, हमारी इकोनॉमी पर पड़ा, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। लैंगिक असमानता का क्या हाल है, जातिगत चीज़ों का क्या यहाँ पर मुद्दे हैं, इन चीज़ों को हम लोग जानेंगे। समावेशी विकास का क्या स्ट्रक्चर है, रोजगार को लेकर के क्या परिदृश्य चल रहे हैं, और उसके बाद आपका श्रम सुधार को लेकर के कौन कौन सी चीज़ें की जा रही हैं, लेबर्स को लेकर के क्या क्या प्रोपेगेंडा हमारे यहाँ पर चल रही है, इन चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे इकोनॉमिक सेक्टर में, भारत में मानव विकास की चीज़ों को। फिर हम लोग लास्ट में जनसांख्यिकी एवं जनगणना के ऊपर आएंगे, और यहाँ पे हम लोग जनसंख्या के कुछ इतिहास को जानेंगे, जनसंख्या को किस तरीके से इसका गणना किया जाता है, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। इससे संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उनको हम जानेंगे। फिर जनसंख्या नीति सन 2000 की, ठीक है, जनसंख्या नीति सन 2000, एक्चुअली मेरे ध्यान में ये चल रहा था तो मैंने वहाँ पर वो 2000 लिख दिया। जनसंख्या नीति 2000, वर्ष 2000 की। अभी तक की जो हमारी जनसंख्या नीति बनी है वर्ष 2000 की, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर हम लोग 2011 की जनगणना के ऊपर चर्चा करेंगे, और हमारा 2022 का जनगणना भी इस वर्ष स्टार्ट हो चुका है, तो जब वो आएगा तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी चूँकि हमारे लिए 2011 का जनगणना महत्वपूर्ण है तो उसके ऊपर चर्चा रहेगी। और एक्सपेक्टेड 2040 में जनसंख्या का अनुमान क्या लगाया गया है सरकार की तरफ से, हम लोग उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी पूरी रणनीति है, इकोनॉमी के सेक्शन का ये पूरा सिलेबस डिस्कशन है। ठीक है, यूपीएससी 2023 को लेके जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो मैंने आप लोगों से बताया। उसके बाद मैंने आप लोगों से यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न और इन सभी चीज़ों की उसमें चर्चा की थी। आज के क्लास में मैंने आप लोगों से क्या चर्चा की, अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ऑफिशियल सिलेबस दिखाया इकोनॉमी का। ठीक है, इकोनॉमी का ऑफिशियल सिलेबस ऑफ इकोनॉमी प्री प्लस मेंस बोथ। ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी रणनीति बताई, अपना सिलेबस बताया। यहाँ पर मैंने माय ओन स्ट्रैटेजी एंड सिलेबस, जिस तरीके से, जिस क्रम से मैं आप लोगों को इकोनॉमी पढ़ाऊंगी। अब हम लोग थर्ड चीज़ की बात कर लें तो जैसा कि मैंने कहा था कि हर हफ्ते में एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और इन 7 दिनों में 6 दिन आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, और इन 6 दिन आपको डेली एक मेंस का क्वेश्चन मिलेगा, मेंस का क्वेश्चन जिसको आपको करना रहेगा। उसके बाद जो संडे का दिन रहेगा, यानी कि 7वां दिन जो आपका रहेगा संडे का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 6 दिन में पढ़े गए सारी चीज़ों की MCQ प्रैक्टिस कराएंगे, और उसके बाद आपका यहाँ पर होगा एक ऐसे का प्रैक्टिस। ठीक है, और इस तरीके से शाम को 8 बजे आपको मेरी इकोनॉमी की क्लास मिलेगी, 8 PM पे शाम को 8 बजे, और ये मेरी पूरी रणनीति रहेगी यहाँ पर।
तो इस प्रकार से आज का जो हमारा पूरा क्लास था उसमें मैंने अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर दिया है, किस प्रकार से मैं आप लोगों को इकोनॉमी पढ़ाऊँगी, और वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। फिलहाल के लिए इस क्लास में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।